हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube लिनाज प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमने आपको जय प्रक्रम में लगभग 57 को क्वेश्चन करवाया था, उसी में आगे देख लीजिए हमारे क्वेश्चन को और इसको आप पेन पेपर पकड़ के उसमें नोट करते जाइए और साथ में उसको याद भी करते जाइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन को। 58 क्वेश्चन में है, पौधों में रसारोहण होता है। क्या है? पौधों में रसारोहण होता है किसके द्वारा? पौधों में रसारोहण होता है किसके द्वारा? होता है जाइलम के द्वारा। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, पौधों में दो चीजें हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो उस क्या करते हैं जाइलम और फ्लोएम? जल, खनिज लवण, ये सब को पौधे के प्रत्येक भाग में पहुंचाते हैं। तना, फूल, पत्ती, ये सब में क्या करते हैं? ये रसारोहण होता है। उसी को जो जल और खनिज लवण को प्रत्येक पौधे के प्रत्येक भाग में पहला पहुंचाते हैं, उसी को रसारोहण बोला जाता है। ये कौन पौधे को कौन सा भाग करते हैं? तो ये जाइलम नलिका करते हैं। कौन करते हैं? जाइलम नलिका। ठीक है, नेक्स्ट है, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा के स्रोत हैं क्या? कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश। तो कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? किस प्रकार से? वायवीय अवायवीय श्वसन से। श्वसन भी दो प्रकार के होते हैं, एक वायवीय श्वसन और दूसरा है अवायवीय श्वसन। तो इथाइल अल्कोहल जो बनेगा किस प्रकार के श्वसन से बनेगा? तो अवायवीय श्वसन से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है कितना? हम लोगों का जिससे कहते हैं अपन लोग बीपी, ब्लड प्रेशर कहते हैं ना, वो कितना होना चाहिए? एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर कितना होना चाहिए? तो 120/80 है ना। अगर इससे कम हुआ तो बीपी लो होने की शिकायत हो जाती है, जिससे इंसान का तबीयत खराब हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का जो है ना बीपी स्तर कितना होना चाहिए थे? 120/180 होना चाहिए। 1-2 हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है सो ये घट करके 115, 110 पे आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है ना, तो प्रत्येक स्वस्थ मनुष्य का परमाणु कंचन कितना होना चाहिए? 120/180। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये कॉमन क्वेश्चन है, प्रत्येक को मालूम है कि 1 मिनट में जो है अपना हृदय 72 बार धड़कता है। ठीक है, कितना बार? 72 बार। नेक्स्ट देखिए, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है? वृक्क की जो है रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं? नेफ्रॉन को। किसको कहते हैं? नेफ्रॉन को। ठीक है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा? लाइपेज। कौन सा एंजाइम जो है सो वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज। लाइपेज एक पाचक एंजाइम है, ठीक है ना, जो किस पर क्रिया करता है? वसा पर क्रिया करता है। नेक्स्ट, पौधों में श्वसन होता है। क्या होता है? पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि पौधा जो है सो रंध्र द्वारा सांसों का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन श्वसन होता कहाँ है पेड़ पौधों में? तो वो जो उनकी नाक कौन है? तो जितने सारे पत्तियां हैं पेड़ के, वो क्या है? नाक है। तो पौधों का आदान क्या है? पौधों में श्वसन किससे होता है? पत्तियों में। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, ये है स्वपोषी कौन है? स्वपोषी हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सबसे पहले तो स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहेंगे हम? स्वपोषी। तो स्वपोषी क्या हो जाएंगे? हरे पौधे। क्या हो जाएंगे? स्वपोषी में एक हरे पौधे भी हो जाएंगे। ठीक है, हरे पौधे में पोषण की विधि है, क्या है? स्वपोषी। जैसा कि अभी आपको बता चुके हैं, हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? स्वपोषी की, जो खुद का भोजन स्वयं बनाए, स्वयं, है ना, स्वयं बनाए, उसे क्या कहेंगे हम? स्वपोषी कहेंगे। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है किसमें? कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस किसमें होता है? कोशिका द्रव्य में। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है किसमें? इलियम में। हम लोग जो खाते हैं खाना,
मुंह से जो ग्रहण पाचन क्रिया शुरू होती है तो उसमें से जो है खा लेते हैं, खाने के बाद बड़ी आंत के बाद छोटी आंत में जाता है ना। उसमें एक बात थी, मुख्य रूप से भोजन का जो खा लेते हैं और उसका जो रस होता है उसका अवशोषण किस में होता है, इलियम नामक भाग में होता है। किसमें, इलियम नामक भाग में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करेंगे। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण किस में होता है, इलियम में होता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है क्या, जल। प्रकाश संश्लेषण में अगर जल नहीं रहेगा तो क्या प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा, नो, इम्पॉसिबल। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है, जल है। नेक्स्ट देख लीजिए, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, हरे पौधों में, हरे पौधों के पत्तियों में। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो पत्तियां हरा नहीं दिखेंगी, ठीक है, तो क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। द्विखंडन होता है किसमें, अमीबा, पैरामीशियम और लेमीशियम में। अगर पूछ ले कुछ द्विखंड प्राणियों के नाम बताओ तो आप क्या कहेंगे, अमीबा, पैरामीशियम और लिशमैनिया, ये तीनों में जो है सो द्विखंड पाया जाता है। देखिए ये रहा अमीबा, ठीक है ना, और जब ये प्रजनन करता है तो ये द्विखंड में बदल जाता है, ठीक है ना। तो ये सब द्विखंडन विधि हुआ, तो ये अमीबा, पैरामीशियम और लिशमैनिया ये सब द्विखंडन विधि द्वारा, किस द्वारा, द्विखंडन विधि द्वारा अपना क्रिया करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, किस रूप में, स्टार्च के रूप में। ये भी कॉमन क्वेश्चन है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, स्टार्च के रूप में। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं, यह जीवन की अवधि कितनी होती है, 12 से 20 दिन। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं यह जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मनुष्य का जो श्वेत रक्त का निकाय है उसकी भी जीवन अवधि कितनी होती है। लाल रक्त कोशिकाएं, हीमोग्लोबिन की जो जीवन अवधि होती है वो 120 दिन होती है, जिसको कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, श्वेत रक्त कण, व्हाइट ब्लड सेल, WBC के बारे में पूछ रहा है ना। श्वेत रक्त कोशिका, इसकी अवधि जो होती है जिसे लिम्फोसाइट कहते हैं, इसकी अवधि मात्र कितने दिन की होती है, 12 से 20 दिन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, WBC यानी कि व्हाइट श्वेत रक्त कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रत्येक मानव के लिए। और इसकी सिर्फ जीवन अवधि क्या होती है, 12 से 20 दिन की होती है। 12 से 20 दिन के बाद ये नष्ट होते हैं, नष्ट होकर उत्सर्जी पदार्थ के रूप में हमारे शरीर से बाहर आते हैं और फिर नए श्वेत WBC का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करती है, तो द्वार कोशिका। ये पौधों में पाया जाता है स्टोमाटा। स्टोमाटा खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो द्वार एक कोशिका होती है पौधों में, द्वार कोशिका होती है जो कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने में क्या करती है, सहायता करती है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो पत्ती के स्टोमाटा, तना में मौजूद दरार द्वारा। जैसा कि मैंने अभी कहा ना कि द्वार कोशिकाएं है जो है सो स्टोमाटा के खुलने और बंद होने में सहायता करती है, वही है वाष्पोत्सर्जन जो होगा किसके द्वारा, पत्ती के स्टोमाटा और तना में मौजूद दरार जो पड़ जाता, तना में देखेंगे आप कभी कभी दरार पड़ जाता है, उसके द्वारा जो है सो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, किसमें, पौधों में, पेड़ पौधों में, ठीक है ना। नेक्स्ट, अंडाणु निषेचित होता है किसमें, फैलोपियन नलिका में। अंडाणु जो होता है सो कहाँ निषेचित होता है, फैलोपियन नलिका में। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर श्वसन के अंतिम उत्पाद है कौन, CO2, H2O और ऊर्जा। सॉफ्टवेयर श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन है, CO2, H2O और सौर ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, निमोनिया। निमोनिया एक प्रकार की गंभीर बीमारी है जो श्वसन तंत्र से है, ठीक है ना। ये अक्सर छोटे छोटे बच्चों को हो जाया करते हैं, कभी कभी कुछ केसेस में बड़े व्यक्ति को भी पाए जाते हैं, लेकिन अक्सर ये शिकायत छोटे बच्चे को होती है। निमोनिया की शिकायत जो है ना छोटे बच्चे की होती है, ठीक है। श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का। जब हम सांस जो है लेते हैं और छोड़ते हैं तो उस दरमियान क्या होता है, श्वसन क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट, मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है, 20 मिलीग्राम,
कितनी होती है? 20 मिलीग्राम। मानव रक्त के 100 मिलीग्राम में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? 20 मिलीग्राम। नेक्स्ट है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो उद्दीपन के रूप में। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? उद्दीपन के रूप में। नेक्स्ट देख लीजिए। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कैसे करता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कूटपाद द्वारा। अमीबा अपना भोजन कैसे करता है? कूटपाद के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह, जिसे अपन लोग कहते हैं ना शुगर बीमारी, जिसे कहते हैं ना डायबिटीज, वही है इंसुलिन, उसी को मधुमेह कहा जाता है। डायबिटीज को, किसको? डायबिटीज को किसके द्वारा होता है? इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से डायबिटीज का मधुमेह रोग होता है। ठीक है ना। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? तो भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है ना, भौतिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, पादप में फ्लोएम संवहन होता है। पादप में फ्लोएम संवहन क्या होता है? भोजन का। वही जैसा कि हम बताए थे, एक जाइलम और एक फ्लोएम होता है। तो फ्लोएम संवाहक किस चीज का होता है? पूरे पेड़ पौधे का काम होता है इसका क्या पहुंचाना? भोजन पहुंचाना, है ना। तो फ्लोएम जो है, फ्लोएम नामक जो ये ऊतक है, ये क्या करते हैं? पूरे पेड़ पौधों में क्या करते हैं? भोजन पहुंचाते। कौन? फ्लोएम। ठीक है। नेक्स्ट, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? कितने दांत होते हैं? 32। ये सभी को पता है कि मनुष्य के एक, यानी कि एक बच्चा होता है तो थोड़े थोड़े दांत की कमी होते हैं, लेकिन एक वयस्क यानी 18 साल, वयस्क मतलब 18 साल से अगर आप ऊपर हैं, 18 साल के हैं, तो आपके कुल दांत कितने हो जाएंगे? 32। नेक्स्ट, दांत की सबसे ऊपरी परत है क्या है? एनामेल। दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है ना, दांत वैसे 4 प्रकार के होते हैं, रद्नक, कृंतक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। ये जो हमारा दांत है, ठीक है ना, ये जो दांत है, ये जो दांत है, ये ऊपरी परत जो है ये इनेमेल का बना होता है। ये ऊपरी परत जो है किस चीज का बना होता है? इनेमेल का। इनेमेल का। दांत का ऊपरी परत किस चीज का बना होता है? इनेमेल का। ठीक है। नेक्स्ट, मानव आहार नाल की सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत। जैसा कि हमने आपको भी पहले ही बताया था स्टार्टिंग में, है कि हमारे अंदर एक बड़ी आंत है और एक छोटी आंत है। अगर नाम वैसे छोटी आंत है, लेकिन वो पेट में उसका लंबाई सबसे बड़ा है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत। ये भी आए हैं। ठीक है। मानव आहार नाल की सबसे लंबी भाग कौन सी है? छोटी आंत। लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो हमारे अंदर, हमारे मुंह के अंदर क्या पाया जाता है? लार, जिसे अपनी भाषा में थूक कहते हैं हम लोग। तो वो जो है ना, तो कौन सी एंजाइम पाए जाते हैं थूक में? टाइलिन। कौन से? टाइलिन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यीस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? किस वर्ग का? कवक का। कवक का। किस वर्ग का होता है? कवक का। यीस्ट जो है सो कवक का एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, दही के जमने से कौन सी क्रिया होती है? हम लोग जो क्या करते हैं, घर में खाने के लिए दही जमाते हैं ना, घर में खाने के लिए क्या करते हैं? दही जमाते हैं। तो दही जमता किस क्रिया द्वारा है? तो किस क्रिया द्वारा? किण्वन द्वारा। किण्वन प्रक्रिया द्वारा क्या होता है? दही जमता है। नेक्स्ट है, श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? 20%। कितना? 20%। हम लोग जो सांस लेते और छोड़ते हैं, तो कितना प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित हो जाता है हवा में भाप बन करके? तो कितना? 20%, कम से कम 20%। नेक्स्ट है, रक्षी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? रक्षी कोशिकाएं अगर पूछ ले किसमें पाई जाती है पेड़ पौधों में? तो पत्तियों में। पत्तियों में रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। किसमें? रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है। नेक्स्ट, गार्ड कोशिका यानी कि सुरक्षा कोशिका की कौन सी कोशिका भित्ति मोटी होती है? भीतरी सतह पर। ठीक है ना। ये जो है ना पेड़ पौधे की ये कोशिका है, तो ये भीतरी सतह है। ये कोशिकाएं हैं, ये भीतरी सतह है। भीतरी सतह क्या होती है? गार्ड कोशिका के रूप में होती है। ऊपर से तो ये छाल हो गया, ठीक ना, ये छाल हो गया, लेकिन भीतरी सतह ये गार्ड कोशिकाएं कहलाएगी। क्या? गार्ड कोशिकाएं कहलाएंगी।
ठीक है। तो गाढ़ कोशिका के रूप में कौन सी होती है? भीतरी सतह, पौधे के भीतरी सतह। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन। किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन। ठीक है। नेक्स्ट, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, क्या है? क्लोरोप्लास्ट का। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा, वैसे पेड़ पौधे जो है सो खाना बनाते हैं प्रकाश, सूर्य के प्रकाश संश्लेषण द्वारा, तो वही प्रकाश संश्लेषण कहाँ है? वही प्रकाश संश्लेषण कहाँ है? तो क्लोरोप्लास्ट में है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की। किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज का सूत्र मैंने बताया था आपको, C6H12 और O6। ये ग्लूकोज का सूत्र है ना? ये ग्लूकोज का सूत्र है, C6H12 और O6 ग्लूकोज का ये सूत्र है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या प्राप्ति? जब पौधे सूर्य से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो क्रिया होता है तो उस समय ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, और जिसका रासायनिक सूत्र है C6H12 और O6। कभी कभी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछा जाता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? आप कहेंगे C6H12 और O6। नेक्स्ट, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो वो है श्वसन। हम लोग जो सांस लेते और छोड़ते हैं तो उसमें ऊर्जा निष्कासित भी होता है भाप के रूप में, जो कि हमने आपको बताया था 20%, और साथ में ऊर्जा बनता भी है। ठीक है। तो वो कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो श्वसन। हम लोग सांस लेते और छोड़ते हैं। ठीक है। मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 विष्णु, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ पहले क्लास में कि मानव हृदय में 4 विष्णु पाए जाते हैं। 2 में से सांस लेते हैं और 2 में से सांस छोड़ते हैं। 2 में से ब्लडिंग की निकासी होती है और 2 में से ब्लड आती है। ठीक है। तो 4 विष्णु होते हैं हार्ट के अंदर। क्लोरोफिल वर्ण का रंग है कैसा? हरा। जब भी हरा है तभी तो पत्ती का रंग क्या है? हरा है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा है? हरा है। हरा रहेगा तभी तो पत्ती का रंग क्या है? क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पत्ती का रंग क्या है? हरा है। ठीक है। स्वपोषण होता है किसमें? हरे पौधों में। ये क्वेश्चन जो मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, स्वपोषण किसमें होता है? हरे पौधों में। स्वपोषण किसको कहते हैं? जो खुद का खाना स्वयं बनाए, है ना? नेक्स्ट, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण का अंगक है? तो हरित लवक। हम प्रकाश संश्लेषण कई बार ये क्वेश्चन दोहरा चुका है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? पौधों में होती है, पौधों की पत्तियों में होती है। इसके द्वारा क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? हरित लवक में। नेक्स्ट, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? श्वसन। अब जो भी जीव तैर रहे हैं, चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, प्रजनन कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है वो सांस लेता ही होगा। तो कॉमन चीज है ये, प्रत्येक जीव जंतु पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया करते हैं, ये कॉमन है। ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम्य। कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम्य होती है, आधी दिखती है और आधी नहीं दिखती है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम्य होती है ना? कोशिका झिल्ली ये अर्धपारगम्य होती है, अर्धपारगम्य। ठीक है। नेक्स्ट, जल तथा घुलनशील लवण का मूल रूप पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होता है? तो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पौधों में जाइलम और फ्लोएम नामक 2 नलिका होती है, जहाँ पे जल और घुलनशील खनिज को जो है क्या करती है, वो पौधे के प्रत्येक भाग, फूल, तना, फल सब तक पहुंचाता है। कौन? जाइलम नलिका है। ठीक है। नेक्स्ट, अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है, क्या बनता है? नाइट्रोजन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोक्लोराइड बनता है। क्या बनता है? अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है NH3। ठीक है ना? नेक्स्ट, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? चीड़ का। चीड़ एक पौधा है। ठीक है। रेजिन किस पदार्थ का उत्सर्जी पदार्थ है?
उत्सर्जित पदार्थ है किसका? चीड़ का। नेक्स्ट, किस उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ बार बार, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों का पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। नेक्स्ट, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है गोंद, टेनिन, रेजिन, ये सब क्या होता है? पौधे जब वो भी उसको भी भूख लगती है, वो भी खाते हैं, जिससे कि सूर्य से अपना जो है सो किरण लेते हैं और नीचे से जल खनिज लवण लेते हैं, तो वो जो खाते हैं तो वो भी अपना उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकालते हैं, है ना। तो किस किस द्वारा? गोंद, टेनिन और रेजिन द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है, पौधे में ये उत्सर्जित पदार्थ है। नेक्स्ट, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, कौन करता है? इंसुलिन। जैसा कि हम लोग खाना खाते हैं ना, तो अपने बॉडी के अंदर जो शर्करा यानी कि चीनी जमा जो हो जाता है, तो वही उपस्थिति उसी के कारण हम लोगों को डायबिटीज यानी कि मधुमेह हो जाता है। तो उसको नियंत्रण कौन करता है? जब हम लोग ज्यादा मीठा चीज खा लेते हैं तो अचानक से बीपी लो हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सो इंसुलिन नामक चीज उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है, किसको? मधुमेह को, है ना। नेक्स्ट है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, क्या है? वृक्क। हम लोगों का वृक्क, जिसमें मूत्र की जो है प्रक्रिया होती है, छनती है, उसी को कहते हैं वृक्क। किडनी, सीधे सीधे समझिए, किडनी, ठीक है ना। तो ये स्पेशल उत्सर्जी अंग है किसका? मानव का। अगर ये खराब हो जाएगा तो पूरी इंसान का, मानव का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, ठीक है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? जैसा कि अभी बता चुकी हूँ, 4 कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। रक्त क्या है? रक्त एक क्या है? ऊतक है। रक्त क्या है? एक ऊतक है। नेक्स्ट, पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? कितनी? पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत, पौधे जो सांस लेते हैं, क्या लेते हैं पौधे? कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो जब वो हम लोग छोड़ते हैं और वो ऑक्सीजन लेता है, तो उस दौरान जो है सो कितनी ऊर्जा टूटती है और कितना ऊर्जा जो है सो मुक्त होता है उस दरमियान? तो 30.5 किलो जूल और मोल, ठीक है ना। इतना ऊर्जा जो है सो पेड़ पौधे जब ग्रहण करता है तो ऊर्जा टूटता है इतना, कितना? 30.5 किलो जूल, ठीक है। नेक्स्ट, किण्वन क्रिया पाई जाती है किसमें? यीस्ट में। किण्वन क्रिया पाई जाती है किसमें? यीस्ट में, ठीक है ना। और यीस्ट का प्रयोग किसमें होता है जानते हैं? ये जो आप लोग पाव रोटी खाते हैं, डबल रोटी, केक वगैरह जो खाते हैं, इस सब में यीस्ट का प्रयोग होता है और उसी में जो है सो किण्वन की क्रिया होती है, ठीक है ना। और नेक्स्ट में हम बताए थे कि दही जमने में भी किस क्रिया का प्रयोग होता है? किण्वन का प्रयोग होता है। और दही में कौन सा जो है जीवाणु जमने में सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस, है ना। लैक्टोबैसिलस जो है सो दही को जमाते हैं, जिसे अपन लोग बड़े चाव से खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। कहने का मतलब है सीधा सीधा कि पौधा जो है ना, पौधा, ये देखिए, ये पौधा है, ठीक है। ये सूर्य से प्रकाश लिए, ये वायु सूर्य का प्रकाश लिए, सूर्य से प्रकाश लिए, ठीक है। ये सूर्य से प्रकाश लिए, नीचे से जो है सो खनिज लवण लिए, ये खनिज लवण लिए, ठीक है। और वायुमंडल से CO2 लिए, है ना, लिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड लिए, जल, क्लोरोफिल, और ये जो है सो सूर्य का प्रकाश लिए पत्तियों में, ठीक है। तो ये इस क्रिया द्वारा स्वपोषी यानी हरे पौधे इतना चीज, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश लेके भोजन बनाते हैं। ये खुद के स्वपोषी है, खुद ही भोजन बनाते हैं इसलिए, ठीक है। तो स्वपोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण और सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और सहक्रिया होती है। कौन सा? माइक्रोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल का वहन के लिए। ये मैं 100 बार बता चुकी हूँ। जहाँ पौधों में जाइलम और फ्लोएम नाम की 2 नलिकाएं होती है, जो कि जाइलम क्या करते हैं? पौधे के प्रत्येक भाग में क्या करती है? जल को पहुंचाती है। नेक्स्ट, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से।
यकृत से, लीवर जिसे बोलते हैं अपन लोग, है ना। पित्तरस कहाँ से स्रावित होती है? अच्छा, पित्तरस क्या होता है? हम लोग जो खाना खाते हैं ना, तो उसको पचाने के लिए एक हरे रंग का पित्तरस छोड़ता है, खाना को पचाने के लिए। तो वो कहाँ से वो छोड़ता है? लीवर से छोड़ता है, उसी को यकृत बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी। कवक है ना, एक तो स्व पोषण होता है जो खुद स्वयं बनाता है, लेकिन ये कवक नामक जो पौधा होता है ना, कवक नामक चीजें, ये मृतजीवी है। यानी कि ये मृत चीजों, जैसा कि आप मान लीजिए गोबर है, उसमें से वो अपना भोजन ग्रहण करता है। मृत मरी हुई चीज, सड़ी गली हुई चीजों के अंदर जो है सो ये क्या करते हैं? अपना मृतजीवी भोजन या पोषण ग्रहण करते हैं। ठीक है, जो एकदम सड़ी गली है वो खुद, और ये मृतजीवी है। कौन? कवक। रुधिर चाप नियंत्रित किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा। हम लोगों का जो ब्लड प्रेशर है किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा? एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा। कौन? रुधिर चाप। ये भी आए हैं। रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रीनल ग्रंथि द्वारा। ठीक है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो कौन सा? प्लेटलेट्स। कौन सा? रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव, जब बॉडी में से खून बहने लगता है ना और लगातार बहते रहता है, तब उसको जो है सो रोकने में कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? मस्सा। मस्सा आप कहेंगे किसको कहते हैं? तो कभी कभी हमारे दांतों से देखिएगा व्हाइट व्हाइट जैसा कुछ आने लगता है ना, उसी को मस्सा बोलते हैं। तो किस कारण से? तो कभी कभी दांत में कैविटी जैसा प्रॉब्लम हो जाता है, और उसमें से जो आप कभी कभी व्हाइट ब्लड सेल्स जैसे उजला उजला आने लगता है, उसी को मस्सा कहते हैं। वो किसके द्वारा? तो वो जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होना चाहिए? 80। कितना होना चाहिए? 80। कितना mm होना चाहिए? 80। सामान्य रक्तदाब कितना होना चाहिए? 120/80। ठीक है ना। नेक्स्ट, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? क्या है? लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में, पीला कनेर में और बरगद में। लेटेक्स नामक जो होता है ना तत्व, वो किस किस में पाया जाता है? पीपल के पेड़ में, पीला कनेर होता है, कनेर देखे होइएगा, फूल का नाम है एक, उसमें, और बरगद के पेड़ में लेटेक्स नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, ये थी हमारी आज की साइंस के क्लासेस। कल हम फिर हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, जो मोस्ट फेवरेट आप लोगों का चैप्टर है कोशिका, और साथ ही ऊतक भी। तो नेक्स्ट बने रहिए हमारे वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।